और अब तो मेला खत्म होने को था। सुबह यूनिवर्सिटी जाते ही ख्याल आता कि ये मेला अब कितने दिन और है। और आज इशारे पर गाड़ी लम्हा भर को रुकी। मोटरसाइकिल पर जवान जोड़े और इनके बेटे को देखकर एक अजीब लज्जत आमेज दुख भरी लहर उसके सारे वजूद में दौड़ गई। जब सिग्नल खुला तो नौजवान ने गियर बदला, मोटरसाइकिल जन से आगे निकल गई। पिछली सीट पर बैठा वो उन्हें देखता जा रहा था। बूढ़ा ड्राइवर और पिछली सीट पर वो बैठा। गाड़ी चौक क्रॉस कर रही थी, मोटरसाइकिल दूर निकल गई थी। लज्जत भरी दुख की एक लहर एक उदासी में बदल गई। मेला खत्म होने वाला है। उसने एक गहरी ठंडी सांस भरी और अपने आप से कहा, वाकई इंसान खसारे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के तमाम व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं उन सबको मेरे दिल के अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपको कल का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। दरअसल ये बहुत ज़्यादा गहराई में सोचने का है, तो अगर आप इसको तवज्जो से सुनेंगे देखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला लुत्फ़ आएगा इसमें। तो शुरू करने से पहले दुआ करता हूँ मैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ फराहम फरमाए और तमाम मुश्किलात आपकी जो भी शरई हाजात हैं उनको पूरा फरमाए। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश ये है कि मेरे प्रोग्राम अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में जोड़ दिए करें, तो इंशाअल्लाह ताला सब्सक्राइबर भी और आपका चैनल जो है वो ग्रो करता चला जाएगा। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं कि गाड़ी इशारे पर रुकी। बाएं तरफ एक मोटरसाइकिल भी आन रुकी। पिछली सीट पर बैठे उसने उचटती सी नज़रों से उसे देखा। मोटरसाइकिल पर एक जवान जोड़ा बैठा था। पेट्रोल की टंकी पर गोल मटोल सा बच्चा अपनी तरंग में स्पीडोमीटर के ऊपर उंगलियां फेर रहा था। बीवी ने खामन की कमर में हाथ डाला हुआ था, सर उसके कंधे पर रखकर कुछ कह रही थी। नौजवान भी मुस्कुराते हुए जवाबन कुछ कह रहा था। उन्हें देखकर एक अजीब लज्जत आमेज दुख की लहर उसके सारे वजूद में दौड़ गई। उसे बरसों पहले का मंजर याद आ गया, जब वो इसी तरह अपनी बीवी और बच्चे को बिठाकर सुबह घर से निकलता था। बीवी और बेटे को स्कूल छोड़कर अपने दफ्तर और फिर वापसी पर उसी तरह घर वापसी। ये वो दिन थे जब दुख सुख की बरखा में भीगते वो ख्वाब देखते थे। जब शादी हुई तो उसके पास मोटरसाइकिल थी। बीवी को लेकर कहीं जाना होता तो तांगा या टैक्सी लेना पड़ती। शाम को आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम कई बार बनता और टलता कि शहर से सदर कैसे जाया जाए। पूरा तांगा दस्तरस से बाहर था और सवारियों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। फिर उसकी बीवी ने कमेटी डालकर मोटरसाइकिल ले ली थी। अब वो हवाओं में उड़ते थे। खाना पीना तो कम ही होता, लेकिन शहर से सदर और आसपास की कई जगहें जिन्हें देखे मुद्दतें गुजर गई थीं, अब उनकी मोटरसाइकिल की जद में थी। उनका घर पुराने शहर की एक तंग सी गली में था। मकान क्या था, ऊपरी हिस्से के 2 कमरे थे, एक जरा छोटा दूसरा थोड़ा बड़ा। यही 2 कमरे और इनका बावर्ची खाना था। मेहमान खाने और सोने के कमरे थे। एक और कमेटी डालकर बीवी ने बड़े कमरे में प्लाईवुड की पार्टीशन करवा ली। अब जरा मेहमानों के लिए अलहदा ड्राइंग रूम बन गया। ये घर पुरानी तर्ज का था। इसकी सारी चीजें अपनी तारीख से जुड़ी हुई थीं। सुबह स्वीपर उनके कमरे से गुजरकर छोटी सी छत पर मौजूद टॉयलेट जाता और जो भी फुजला था
لے کر دوبارہ ان کے کمرے سے گزرتا. کبھی کبھی سارا کمرہ ایک عجیب سے سمیل سے بھر جاتا. بیوی نے کہا اب کی بار کمیٹی سے باتھ روم بنوانا ہے. اب تو گلی میں سیوریج کی لائن بھی بچھ گئی ہے. وہ کچھ نہ بولا. بیوی نے غور سے اسے دیکھا. شاید تمہیں میری بات پسند نہیں آئی. نہیں یہ بات نہیں, میں چاہتا تھا اس بار ذرا بڑی کمیٹی ڈال کر کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں. وہ بھی ہو جائے گا, لیکن جو ہے اسے تو ٹھیک کر لیں. سارے محلے والے نئے باتھ روم بنوا رہے ہیں. یہ سویپر اب 2-4 گھروں میں ہی آتا ہے. اس نے کندھے اچکائے. جو تمہاری مرضی. اتفاق سے پہلی پرچی ان کی نکل آئی. 5-6 دنوں میں پرانے ٹوائلٹ کی جگہ نیا باتھ روم بن گیا. اس کے اوپر پانی کی چھوٹی سی ٹنکی بھی بن گئی. وہ نہانے کے لیے گھر میں لگے نل سے بالٹی میں پانی بھر کر کمرے کے کونے میں نہاتے تھے. اب شاور کے نیچے نہایا کرتے تھے. اور شاور کے نیچے نہایا تو لگا کہ کسی نئی دنیا میں آ گیا ہے. بیوی سے کہا لگتا ہے آج پہلی بار نہایا ہوں یار, کیا لطف آ گیا ہے. وہ ہنسنے لگی. اس نے کہا جی چاہتا ہے دونوں اکٹھے نہائیں. وہ شرما گئی. سردیوں میں چولہے پر پانی گرم کر کے اسے ٹھنڈے پانی میں ملا کر نہانے کے لیے تیار کیا جاتا تھا. اس نے ڈالڈے کے خالی ڈبے پر 2 سوراخ, پہلے ٹین آتے تھے نا ڈبے کے, 2 سوراخ کر کے کنڈا ڈالا ہوا تھا. اس بار سردیاں آئیں تو بیوی نے روز کے خرچے سے بچا بچا کر اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ گیزر لگ گیا گھر میں. نہا کر باہر نکلا تو بیوی سے بولا یار یوں لگتا ہے کہ ہم کہیں جنگلوں میں رہ رہے تھے. زندگی کی نعمتوں سے تو ہماری آشنائی ہی نہیں تھی. کیا مزہ آیا ہے. گرم پانی اور پانی ہی پانی. ڈبے سے صرف 1 بالٹی پانی بھرتا ہے. آج تو اتنا پانی تھا کہ جی چاہتا تھا کہ لوٹ پوٹ ہو جاؤں. بھئی کیا لطف آیا ہے. اب یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب گیس آیا کرتا تھا. آج کل تو گھروں میں گیزر لگے ہوئے ہیں لیکن گیس نہیں ہے, اور وہی چولہے پہ پانی گرم کیا جاتا ہے اور پھر وہ بالٹی میں بھرا جاتا ہے. کبھی پانی ٹھنڈا رہ جاتا ہے, کبھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے. تو اس طرح کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے. اور لیکن گیزر نہیں چلتا تھا, اور 1 گھنٹے میں جو ہے وہ 1 دیگچی پانی کا جو تھا وہ گرم. لطف آیا. بیوی ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی. اب اسے بھی گھر کی چیزوں سے دلچسپی ہو گئی. ایک دن بیوی سے کہنے لگا یار اب کی بار کمیٹی ڈالی تو ٹی وی لیں. بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی. شکر ہے تمہیں بھی ایسی چیزوں سے دلچسپی ہو گئی ہے. اس نے کہا دلچسپی تو خیر ہے لیکن حالات ہی اجازت نہیں دیتے تھے. بیوی بولی یاد ہے تم نے پہلی رات کہا تھا دیکھو بھائی یہاں تو یہی کچھ ہے اور تم نے اسی پر قناعت کرنا ہے. میرے بس میں اور کچھ نہیں ہے. ایک لمحہ توقع کی بات کہنے لگی تمہیں بتاؤ میں تو ڈر ہی گئی تھی. بہت دن مایوس رہی شادی کے بعد, لیکن پھر سوچا کچھ تو کرنا چاہیے. تم نے تو کمیٹی کی مخالفت کی تھی لیکن میں نے پہلی کمیٹی تمہیں بتائے بغیر ہی ڈال لی تھی. معلوم ہوا تو تم نے کتنا شور مچایا تھا. وہ چپ رہا. بولا واقعی سچ کہتی ہو میں بہت ناراض ہوا تھا. بیوی نے اس کا موڈ خوشگوار دیکھا تو بولی ہم پڑھنا کیوں نہ شروع کر دیں, اور تو آگے بڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ کچھ نہ بولا. بیوی کہنے لگی اگر ہم ایم اے کر لیں تو مجھے بھی اسکول میں اچھی جگہ مل جائے گی اور تم کسی کالج میں. اس کی خاموشی کی رضامندی کو سمجھ کر وہ اگلے دن کورس کی کتابیں لے آئی. دونوں بی اے تھے. سال بعد دونوں ایم اے ہو گئے. بھلے دن تھے. ملازمت کے لیے سفارشوں کی قطار نہیں لگتی تھی. تھوڑی سی تگ و دو کے بعد دونوں کو کالج میں نوکری مل گئی. بیٹے کو ساتھ لے جاتے اور صبح ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ دیتے. اب دونوں کی تنخواہ اتنی تھی کہ ایک بڑی سی کمیٹی نے پلاٹ خریدنے میں آسانی پیدا کر دی. کالج کی ملازمت کو 5 سال ہونے لگے تھے. دونوں کے جی پی فنڈ اور ہاؤس بلڈنگ کے قرضے سے گھر کی بنیادیں پڑ گئیں. شادی اور گھر کا سلسلہ شروع ہو جائے تو مکمل ہو ہی جاتے ہیں.
नए घर में इनके पांव नहीं टिकते थे। ड्राइंग रूम, किचन के अलावा 4 बेडरूम। शुरू में तो सब खाली, बस एक कमरे में 2 चारपाइयाँ थीं। एक बेटा और हो गया तो एक माँ के साथ और बड़ा उसके साथ सो जाया करता था। पुराने घर से लाया हुआ सामान नए घर में ऊपरा सा लगता था। अब याद नहीं कि कैसे चीज़ें बनी और कैसे घर सजे। मोटरसाइकिल की जगह पुरानी सी गाड़ी आ गई। बच्चे स्कूलों में चले गए, स्कूलों से कॉलेजों में। बीवी की तरक्की हो गई और वो प्रिंसिपल बन गई। वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी में चला गया। दोनों बेटों को नौकरियां मिल गई तो रेल पेल हो गई। पुरानी गाड़ी की जगह नई गाड़ी आ गई। जिस दिन रिटायर हुआ बीवी से कहने लगा, लगता नहीं कि मैं 60 साल का हो गया हूँ। वो हंसने लगी, माशाल्लाह तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक है। हफ्ते बाद ही उसे एक नई जगह जॉब मिल गई। इतनी तनख्वाह और पेंशन जिसका वो तस्वुर ही नहीं कर सकता था। अब उन्होंने ड्राइवर रख लिया था। दोनों बेटों के पास इनकी अपनी गाड़ियां थीं। पोर्च में 3 गाड़ियां देखकर आने वाले मजाक करते कि ये तो गाड़ियों का शोरूम लगता है। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराता। दोनों बेटों की शादियां हो गईं, बीवी भी रिटायर हो गई, सारे कमरे आबाद हो गए। बेटों की बीवियां भी जॉब करती हैं। सुबह सवेरे सारे घर से निकलते तो लगता कि आगे पीछे गाड़ियों का जुलूस जा रहा है। वो कभी कभी हंसते हुए बीवी से कहता है, तुम भी अपनी गाड़ी ले लो, जहां चाहो अपनी मर्जी से जाओ आओ। वो कहती, जी तो चाहता है लेकिन पोर्च में जगह नहीं है। मेरा तो जी चाहता है कि नया घर बनाए, 1 कनाल का प्लाट हो। दोनों बेटे माँ की हाँ में हाँ मिलाते। अब्बू आप जरा साथ दें तो प्लाट ले लेते हैं। इस घर को बेचकर इतने पैसे मिल जाएंगे कि नया घर बच जाएगा, बस प्लाट लेना पड़ेगा। वो अमूमन चुप रहता। माँ, बेटे और उनकी बीवियां इसकी चुप को हाँ ही समझते। माँ कहती, बेटे जरा डिफेंस में देखो कि प्लाट के साथ साथ लोकेलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। बेटे उसे प्लाट दिखाने ले गए। चेक काटते हुए इसने सोचा कि कभी वो जमाना था कि एक तनख्वाह निकालते हुए वो चंद रुपए बैलेंस में छोड़ता था। बैंक का मैनेजर हंसते हुए कहता था कि यार कभी पूरे 100 रुपये भी छोड़ दिया करो। अब रिटायर हुए भी 15 वर्ष हो गए थे। नाश्ता करते 10 गोलियां खाते हुए उसने सोचा कि आगे का सफर अब कितना रह गया है। शायद 5-6 साल या कुछ पता नहीं, चुटकी बजाते गुजर जाएंगे। और फिर अब उसे आसपास धुंधलके से नजर आने लगे। सुरमई धुंध से गुजरना अच्छा लगता था। आगे आगे क्या था कौन जाने, कुछ है भी या नहीं, और मुड़कर देखने की हिम्मत। रात को सब इकट्ठा खाना खाते थे। बेटे और इनकी बीवियां कहके लगाती। बीवी की भी उनमें हंसी शामिल हो जाती, लेकिन वो कुछ उदास सा हो जाता। ये महफिल और कितने दिन। सड़क का इख्तिताम होने वाला है। आगे खाई है या पुल, कौन जाने कैसे जाने। सारे एतकादात डगमगा रहे थे। वो चुपचाप खाना खाते सबको देखता। इसकी जहनी कैफियत से बेखबर वो एक दूसरे पर जुमले कसते हंसते सिर्फ बीवी कनखियों से उसे देखती। शायद वो उसकी अंदरूनी कैफियत को समझती थी। वो तो खुद उसके पीछे पीछे उसी सड़क पर रवां थी जो अब खत्म होने वाली थी। अब चीजों की शक्लें और लज्जतें ही बदल गई थी। वो जमाना था कि बीवी मसाला भून रही होती थी तो उसकी महक सारे घर में फैल जाती थी। भूख चहक उठती थी। वो बार बार आवाज देता, कितनी देर है भाई। वो जवाब देती, बस थोड़ी सी देर। खाना खाते ऐसा मजा आता कि देर तक इसका एहसास रहता। अब कुक खाना लगाता था तो इसकी खुशबू नहीं आती थी। वो बीवी से कहता, क्या हो गया है इन चीजों को। कद्दू पकता था तो खाते हुए कितना मजा आता था। अब तो यूं लगता है कि जैसे कोई बेमजा सी बेरंग चीज खा रहे हैं।
बीवी हंसते हुए कहती कि तुम्हें नमक भी बंद है, मिर्च भी बंद है, जायका कहाँ से आएगा? नहीं, ये बात नहीं, सिर्फ नमक मिर्च की बात नहीं है, मजा ही चला गया। न सब्जी में, न किसी फल में, किसी शय में जायका नहीं है। जायका तो अब जिंदगी में भी नहीं रहा। हर शय सपाट हो गई है। एक जमाना था कि कपड़े धोने वाले साबुन से नहाते हुए कितना अच्छा लगता था। अब जेल हैं, हैंड वॉश हैं, माउथ वॉश हैं, बस वाश ही वाश है। खुशबुओं से भरे, लेकिन इन खुशबुओं में लज्जत नहीं थी, उनका जायका नहीं था। बस बाथरूम सजा हुआ था। उसे पुराना अपना वो टॉयलेट जो ईंटें रख के बनाया जाता था, कमरे के कोने में बाल्टी से नहाना, फिर पुराना बाथरूम, और उसकी लज्जत याद आती, उनका ख्याल करके हंसी आती। अपने आप से कहता वो जो कुछ भी था उसमें एक मजा था। और अब सब कुछ था मगर मजा ही नहीं था। ख्याल आता कि क्या जिंदगी इतनी है कि कपड़े धोने वाले साबुन से लक्स और अब बॉडी वॉश, और क्या जिंदगी की मानवियत यही है कि साइकिल से मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी, और फिर शोफर वाली लंबी गाड़ी, महंगी गाड़ी। जिंदगी क्या है? कुछ नहीं होता तो आरज़ुएं, तमन्नाएं और ख्वाब होते हैं, हैरतें होती हैं। बहुत कुछ मिल जाए तो सबसे पहले हैरत जाती है, फिर ख्वाब साथ छोड़ते हैं। ख्वाब न रहें तो बाकी क्या रहता है? फिर ख्वाबों के बगैर तो जिंदगी बेकार है। ख्वाबों की तो लज्जत ही बहुत। जेब में पैसे कम हो तो हाथ बार बार जेब की तरफ जाता है, भर जाए तो याद ही नहीं रहता। जरा जरा के लिए तरसना और फिर उसे हासिल करने में क्या मजा था। हर शय हाथ की दस्तरस में हो तो न चीज की कोई वक़्त होती है, न उसे पाकर कोई खुशी होती है। अजब अजब तरह के ख्यालात आते कि ये सारा सफर क्या है, और इसका इख्तिताम वो तो अब शायद वापसी की गिनती शुरू हो चुकी थी उसकी। वापस तो जाना था। वो खाने की मेज पर बैठे सबको हंसते, एक दूसरे को छेड़ते देखकर सोचता है ये अभी जिंदगी से लबालब भरे हैं, इनको वापसी का ख्याल ही नहीं है, इन्हें आगे और आगे जाने की जिद है और जल्दी है। और मैं तो सफर के आखिरी हिस्से में हूं, आगे क्या है? वक्त के हिसाब से निकलने का लम्हा, आगे ज़मान है, मकान है, कौन जाने। कभी पढ़ा था कि हर शख्स अपना डीएनए के ताबे है, तो ये डीएनए आगे भी होगा या सिर्फ वो मादूम होगा? असल क्या है, वो या उसका डीएनए? सब कुछ उलझ के रह जाता। वापसी और सफर के तसव्वुर और सफर के खत्म होने का ख्याल ही उदास कर देने वाला था। एक जमाने में उसका ख्याल ही नहीं था, लेकिन अब वो वक्त आ गया था कि ये ख्याल सब ख्यालों पर हावी हो गया था। वापसी, सड़क खत्म होने वाली है, आगे खाई या पुल, दिल डूबने लगता है। मुलाजमत का सिलसिला जारी था, दवाओं के सर पर वो चल फिर रहा था। यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां उसे घेर लेते, उसके लेक्चर गौर से सुनते और तारीफ करते, लेकिन वो वसवसों के जाल से निकल आता। लेकिन घर आते ही सड़क के खत्म होने का एहसास जाग उठता। आगे क्या है भी कि नहीं? एक गुप्त अंधेरे से गुजरता है और फिर मेले में आते हुए कैसी खुशी महसूस करता है, कैसे कैसे अरमान मचलते हैं, लेकिन मेले से जाते कैसी उदासी। और अब तो मेला खत्म होने को था। सुबह यूनिवर्सिटी जाते ही ख्याल आता कि ये मेला अब कितने दिन और है। और आज इशारे पर गाड़ी लम्हा भर को रुकी। मोटरसाइकिल पर जवान जोड़े और इनके बेटे को देखकर एक अजीब लज्जत आमेज दुख भरी लहर उसके सारे वजूद में दौड़ गई। जब सिग्नल खुला तो नौजवान ने गियर बदला, मोटरसाइकिल जन से आगे निकल गई। पिछली सीट पर बैठा वो उन्हें देखता जा रहा था। बूढ़ा ड्राइवर और पिछली सीट पर
वो बैठा, गाड़ी चौक क्रॉस कर रही थी, मोटरसाइकिल दूर निकल गई थी, लज्जत भरी दुख की एक लहर एक उदासी में बदल गई। मेला खत्म होने वाला है। उसने एक गहरी ठंडी सांस भरी और अपने आप से कहा, वाकई इंसान खसारे में है। कैसा लगा? बहुत इसमें सबक है, बहुत लेसन है। अब मैं आपको आज बहुत आसान सा एक नुस्खा बताता हूँ आपके बालों के लिए, और मैंने जिनको भी दिया बहुत फ़ायदा हुआ उनको। तो यूँ समझ लें कि जिस जगह बाल ना हो और वहाँ चाह रहे हों कि बाल आ जाएं, तो माथा बड़ा लगने लगता है। अगर ऐसा मसला है तो आपने क्या करना है, वो तेल लगाना है और वो फौरी असर देता है। सिंपल सा जैतून का खालिस तेल ले लें, कस्टर्ड ले लें, रोगने कलौंजी हम वजन हो। फिर आपने सुरमा लेना है, खालिस सुरमा जो चमकदार होता है, वो भी इन्हीं के हम वजन हो, लेकिन वो इसमें डूब जाएगा तेल में। बिल्कुल उसको आप पीस लें, खुद ग्राइंडर पे पीस लें, सुरमा बना लें उसका, या किसी अच्छे जहां पे हकीम से या पंसारी से आप सुरमा लेके उसको ग्राइंड करवा लें कि वो बिल्कुल बारीक बन जाए। वो सुरमा आप उस तेल में डाल दें। अब उस हिस्से पर लगाएं कि जहां आप बाल उगाना चाह रहे हैं। इसके बाद 2 या 3 घंटे लेप कर लें। लेप करने के बाद किसी भी अच्छे शैम्पू से साफ कर लें, लेकिन रोजाना लेप करना है ताकि तेजी से रिजल्ट देगा ये आपको। आईब्रोज या पलकों पर भी लगा सकते हैं, इसी तरह छोटे बच्चों के सर पर बाल लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत तेजी से रिजल्ट देता है। कम से कम 20 दिन इस्तेमाल करें। अगर छोड़ देंगे कुछ टाइम के बाद फिर लगाएं। अगर 20 दिन से कम लगाया तो फिर ये रेमेडी आपको फायदा नहीं देगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमाए, और जो शाम में इस वक्त मुसीबतें नाजिल हो रही हैं और जो साजिशें चल रही हैं यहूद और नसारा की, उनकी अल्लाह पाक मदद फरमा। यमन की हालत भी ऐसी है, जिस तरह लीबिया मिस्र वगैरह को तबाह किया गया था, अब इनकी बारी है। हमने नहीं समझना, हमें यकीन नहीं है कि क़यामत आएगी या अल्लाह ताला की कोई ज़ात है, बल्कि हम सिर्फ अपने लालच में अपने पैसों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। फ़लस्तीन, मकबूजा कश्मीर, लबनान लड़ रहे हैं, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि ये जंग हमारे घरों तक आ जाएगी। ज़हनी तौर पे तो आ चुकी है, जैसे कि मैंने कल बयान किया था। तो बहरहाल अल्लाह पाक हम सबके जान व माल व इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए, और परवरदिगार आलम आपके बच्चों को सेहत व सलामती, आपके बड़ों को सेहत व सलामती और बाबरकत तूल उम्र अता फरमाए, और हर किस्म की परेशानियों से आपको दूर और महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।